Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about deep fake campaign and its impact on democracy. Ideas discussed here are important from our syllabus paper 1 essay point of view. It's also important from paper 5 ethics and integrity as well as for PSIR optional students. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि डीप फेक होता क्या है एंड देन वी विल सी इट्स करंट रिलेवेंस. तो डीप फेक आर फेक डिजिटल मीडिया कंटेंट, कुछ वीडियो, ऑडियो या इमेजेज इस तरह से बनाए जाएं जो फेक हैं, लेकिन इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाए ताकि वो काफ़ी ओरिजिनल लगे. फॉर एग्जांपल यू सी दिस मोनालिसा पेंटिंग. ऑफ कोर्स ये तो 1503 1503 ईयर में बनाया गया था, 1503 AD में बाय लियोनार्डो डा विंसी. तो विंची ने बनाया इसको 1503 में. आज आप देखेंगे तो डीप फेक की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मोनालिसा की इस तरह के वीडियोस भी बनाए जा चुके हैं जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डीप फेक, यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट फेक डिजिटल मीडिया कंटेंट, मे इट बी वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस. तो ऑफकोर्स ये देख करके मोनालिसा जैसी ही है, ये पेंटिंग जैसी ही है, बट it is fake. So they are called deep fake because they are using deep learning technologies. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ अप्रोचेज होते हैं जैसे मशीन लर्निंग. दीज थिंग्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट फेक कंटेंट. अब ये बड़ी बात क्यों है? आप कहेंगे सर ऐसा तो पहले भी होता रहा है, हम तो जानते हैं फोटोशॉप किया जाता है, मॉर्फिंग किया जाता है. लेकिन फोटोशॉप या मॉर्फिंग में फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये फेक है. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो डीप फेक बनाए जाते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी और दे आर वेरी क्लोज टू ओरिजिनलिटी, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिनल वन एंड द फेक वन. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉपिंग, मॉर्फिंग एंड डीप फेक विच इज डन विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए क्यों मैं डीप फेक आपको पढ़ा रहा हूँ. एक साल पहले लगभग मुझे लगता है पिछले साल मार्च महीने में मैंने डीप फेक एक बार आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था. अब ये दोबारा न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं. तो साउथ कोरिया के अंदर जब वहाँ के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंटशिप के कैंडिडेट हैं यून सुक योल. ये हैं यून सुक योल. इन्होंने अपने इमेज की मदद से, अपने फ़ोटो की मदद से एक अपना डीप फेक वर्चुअल कैरेक्टर डेवलप कराया है और इसका नाम दिया इन्होंने आर्टिफिशियल यून, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यून. तो ये हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, का नाम है यून सुक योल. इन्होंने अपना एक वर्चुअल डीप फेक अकाउंट बनवाया है और इसमें जो कैरेक्टर उन्होंने बनवाया वर्चुअल तरीके से उसका नाम दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यून, AI यून. अब AI यून को अगर आप देखिए तो ओरिजिनल जो यून है उससे काफ़ी उनको यंग दिखाया जा रहा है, चार्मिंग दिखाया जा रहा है. ठीक है, आप देखो ये है रियल यून और उनका जो AI रिप्रेजेंटेटिव है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है, वो काफ़ी यंग दिख रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, चार्मिंग दिख रहा है. और वो जो है वो काफ़ी सारे स्पीचेस दे रहा है. तो रियल जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो स्पीच नहीं दे रहे हैं, स्पीच दे रहा है ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का. अब अगर डीप फेक की बात की जाए, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हाल फिलहाल में साउथ कोरिया के अंदर, इसीलिए ये इंडियन एक्सप्रेस में आया, मैं कवर कर रहा हूँ. तो डीप फेक की बात की जाए इलेक्शन कैंपेन में, तो हाँ इसको अलाउ किया गया है साउथ कोरिया में. तो दिस इज़ क्वाइट लीगल. तो इस तरह का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यून है इट इज़ अलाउड, बट कुछ कंडीशंस है ऑफ कोर्स कि ये पहले लोगों को बताना होगा कि ये ओरिजिनल वन नहीं है, इट इज़ ए डिजिटल क्रिएशन. एंड जो भी वीडियोस बनाए जाएं विथ हेल्प ऑफ दिस डिजिटल क्रिएशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट शुड नॉट इंसाइट वायलेंस और स्प्रेड फेक न्यूज़. अब डीप फेक का डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है,
या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो क्या इस तरह के डीप फेक प्रोफाइल्स इंडिया के अंदर इलेक्शंस में अलाउ किए जाने चाहिए? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन एनालाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे पूछ ले, इम्पैक्ट ऑफ डीप फेक ऑन डेमोक्रेसी, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डीप फेक जैसा जो साउथ कोरिया में देखा जा रहा है, क्या इसको इंडिया में भी अलाउ कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें कई सारे इश्यूज हैं या चैलेंजेज हैं। पहला है मनी पावर इन पॉलिटिक्स। सो दोज पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस हु हैव मनी टू क्रिएट सच वर्चुअल कंटेंट, क्योंकि इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल कंटेंट बनाने के लिए पैसा चाहिए। सो ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज और the leaders who have money, they will be able to create such virtual content and they will have an advantage in the political election. So this will not allow level playing field in politics. So this is one problem in India, because there are some political parties which are very rich, while there are many candidates or political parties who are not that rich. So it will create an uneven playing field. नेग्लेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इशूज़। अभी देखो, ये डीप फेक वाला जो कंटेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, ये कैसे अपने स्पीचेस तैयार करेगा, ये समझो ज़रा सा। ये अपने स्पीचेस तैयार करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डाटा अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब टिकटॉक तो रहा नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो लोग चर्चा कर रहे हैं, जिन बातों पे लोग ज़्यादा बातें चर्चा कर रहे हैं, जो उनका मेजर कंसर्न है, उसी पे ये चर्चा करेगा, उसी पे अपने स्पीच बनाएगा। यही तो होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंटिटी, जो भी डाटा है उसके बेसिस पे एनालाइज करके अपना वो कंटेंट क्रिएट कर लेता है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग। हम लोग कैसा अपने दिमाग में कंटेंट बहुत सारी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एंटिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी डाटाज हैं उनको एनालाइज करके अपना कंटेंट बना लेता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, लोग पबजी खेल रहे हैं मान लो, तो अब ये पबजी खेलने वाले यंगस्टर्स की ज़्यादा बात करने लगेगा कि पबजी खेलने वाले के लिए हम ये स्कीम लेकर के आएंगे। ठीक है, लोग मान लीजिए बादशाह के गाने सुन रहे हैं तो ये बोलेगा कि हाँ, हम इस तरह के गाने बनाने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि जो पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ से डाटा निकाल करके अपने स्पीचेस तैयार करेगा, और पॉपुलर मीडिया साइट्स पे जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इम्प्रेस भी हो सकते हैं इन ऐसे आइडियाज से, और फिर वो लोग इस तरह के कैंडिडेट को वोट भी दे देंगे बाय गेटिंग इम्प्रेस्ड विथ सच आइडियाज़। लेकिन ऐसे कारणों से जो सोशल मीडिया पे जो मेन मुद्दे चल रहे होते हैं, पबजी, बादशाह के गाने, अब आजकल कैसे कितने सारे तो वायरल वीडियो चल रहे हैं, राइट, टिकटॉक वगैरह क्या क्या चलता रहता है। सो मुद्दा ये है कि अगर डीप फेक कंटेंट ही चलना है तो फिर ये तो वही सारे मुद्दे लेगा जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, और जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, जो देश की आम जनता या गरीब जनता जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है, उनके क्रिटिकल मुद्दे जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये सारे मुद्दे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। मान लीजिए कि ये जो डीप फेक वाला कंटेंट है, ये कुछ या एंटिटी है, ये कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे देता है, दो धर्मों के बीच में लोगों को भड़काने वाले हेट स्पीच दे देता है, मान लीजिए। अब इसके खिलाफ तो कोई एक्शन भी नहीं हो सकता, ये कहेगा कि सर ये मैं तो हूँ नहीं, ये तो एक वर्चुअल एंटिटी है। सो दिस इज हाउ अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस ऑल्सो गेट्स कॉम्प्रोमाइज व्हेन वी अलाउ देयर वर्चुअल एंटिटी टू रिप्रेजेंट देम। सो दीज आर सम कंसर्न्स इफ वी अलाउ डीप फेक और वर्चुअल एंटिटी टू रिप्रेजेंट पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। और ओवरऑल बात की जाए क्या है इशूज एसोसिएटेड विथ डीप फेक। सबसे पहला इशू है, ये तो मैंने जनरल डेमोक्रेसी के साथ डीप फेक का रिलेशन बता दिया, अभी मैं बता रहा हूँ इन जनरल इशूज एसोसिएटेड विथ डीप फेक। डीप फेक इज लीडिंग टू ए पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी क्या मतलब होता है इसका, ये समझते हैं पहले। लुक, पोस्ट ट्रुथ को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक वर्ड डिक्लेयर किया था इन 2016। तो इसके पहले कोई अंग्रेजी वर्ड हुआ नहीं करता था, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया पोस्ट ट्रुथ वर्ड कि ये भी एक अंग्रेजी वर्ड होगा इन 2016। पोस्ट ट्रुथ का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसको सच्चाई से मतलब नहीं है, वो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा इमोशन पे खेल रही है, जो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने से जिसको मतलब है, इट इज़ नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट द ट्रूथफुलनेस और वेरासिटी ऑफ ए थिंग।
तो दुनिया में कहा जा रहा है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में द वर्ल्ड और द सोसाइटी इज़ मूविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, और द सोसाइटी इज़ बिकमिंग अ पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट फैक्ट और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फैक्ट, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द थिंग। ये ऐसे ये मर्डर केस हुआ तो हम लोग उसमें तमाम अपनी खुद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाते रहते हैं, जरूर ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, जो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट भी देगी तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। सो दिस इज हाउ द पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इन करेंट टाइम एंड द रीजन इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कारण एक इन्फोडेमिक देखा जा रहा है, जैसे पेंडेमिक होता है वैसे इन्फोडेमिक, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के कि नाउ पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, एंड व्हेन पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग देन द ओनली थिंग दैट they believe is what they want to believe, because they now know कि there is no way they can find out the exact truth। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई विराट कोहली ने कहा कि मैं कप्तानी से मुझे हटाया गया, ठीक है। अब आप विराट कोहली कैप्टेंसी टाइप कर दो गूगल पे, हजारों चीज़ें खुल जाएं। कोई कहेगा कि रवि शास्त्री ने ऐसा कहा तो वैसा हुआ होगा, क्योंकि हजार चीज़ें हैं और आप जो सुनना चाहते हैं वो सब कुछ है वहाँ पे, उल्टा सुनना चाहते हैं तो वो भी कंटेंट है वहाँ पे। सो नाउ यू रियलाइज कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो वे आउट कि आई कैन अंडरस्टैंड और नो द ट्रुथ। जैसे तबलीगी जमात को लेकर के हुआ था, 10 न्यूज़ चैनल 10 बातें बता रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो जानबूझ करके कोरोना फैला रहा है, दे आर कोरोना स्प्रेडर्स। फैक्ट क्या है, नो वन नोज। अलग न्यूज़ चैनल्स कुछ और बता रहे कि नहीं, ये तो सिंपल सा कांग्रेगेशन था, लॉकडाउन हो गया इसलिए वहाँ पे रह गए। तो दिस इज़ हाउ व्हेन सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वी हैव रियलाइज्ड कि भाई इतने सारे फैक्ट्स हैं और डिस्टॉर्टेड फैक्ट है, सो कॉल्ड फैक्ट्स हैं, दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर बीइंग प्रेजेंटेड एट फैक्ट्स, दे आर सो मेनी इन्फॉर्मेशंस इन द सोसाइटी कि नॉट एट ऑल वी आर इन अ पोजिशन टू रियलाइज द ट्रूथ, एंड इन दैट केस द ओनली थिंग दैट इज अवेलेबल विथ अस इज टू फील और टू रियलाइज और बिलीव व्हाट वी वांट टू बिलीव इज ट्रू। तो अगर मैं चाहता हूँ, मैं मान लीजिए रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँगा कि हाँ मैं मान लूँगा कि विराट कोहली को देखो हटाया गया है क्योंकि वो अच्छा कप्तान नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ये मानता हूँ तो उसके लिए भी बहुत सारे कंटेंट मुझे मिल जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, जो बोलेगा कि हाँ विराट कोहली के साथ ऐसा ऐसा हुआ। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, और उसमें डीप फेक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। आप जो सुनना चाहें उस तरह का वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा, इट विल अपीयर वेरी वेरी ट्रू। ये देखिए उड़ता हुआ अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये जरूर एलियन का निशानी होगा। आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल्स में, ये सब डीप फेक का ही आउटकम है। उसके बाद डीप फेक की मदद से लोगों के पर्सनल रेपुटेशन भी हैम्पर किए जा सकते हैं। कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो विमेन की इस तरह की इमेजेज या वीडियोस जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं विथ हेल्प ऑफ डीप फेक, राइट। टारगेटिंग विमेन, डैमेजिंग देयर पर्सनल रेपुटेशन, ऑल दीज थिंग्स, इसको कहा जाता है रिवेंज पॉर्न। डीप फेक की मदद से अ न्यू thing is coming up, a new phenomena is being seen, revenge porn. So if someone is being spurned by a woman, by if a man likes a woman, so पहले क्या होता था, उनको रिजेक्ट कर दिया, so aggression represent करने में what they would do, one way was to vent their anger by throwing an acid। अब एक नया चीज़ देखा जा रहा है, रिवेंज पॉर्न। भाई उस वुमेन, कोई दूसरी पॉर्न साइट पे जाइए, पॉर्न लेते हैं लोग और उस वुमेन का डीप फेक वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। सो दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड, वीमेन आर बीइंग टारगेटेड, सोसाइटी इज गेटिंग इनटू अ पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी बिकॉज ऑफ सच डीप फेक्स। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि एक धर्म का एक नेता है, उसकी गलत वीडियो बना करके वो लोग दिखा देंगे कि देखिए ये पर्टिकुलर नेता कह रहा है कि इस दूसरे धर्म के लोगों को मार देना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें वो लोग दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे ये 2019 में एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यूचर एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन यूके की, उसने एक ऐसा वीडियो बना करके दिखाया जिसमें 2 अपोजिशन लीडर, बोरिस जॉनसन जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के हैं,
दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। जेरेमी कॉर्बिन कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बना दो, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि जेरेमी कॉर्बिन को प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ये वही बात हो गई कि राहुल गांधी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर एडवोकेसी ग्रुप ने इस तरह का वीडियो बना करके प्रूफ करने की कोशिश की कि देखिए ये हमने डीप फेक की मदद से वीडियो बनाया है, एकदम ओरिजिनल लगेगा लेकिन है ये डीप फेक। सो दिस वीडियो वाज रिलीज जस्ट टू प्रूव द पोटेंशियल ऑफ डीप फेक। तो जेरेमी कॉर्बिन इज सेइंग कि मेक बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर एंड नाउ बोरिस जॉनसन विल से कि मेक, ठीक है। देखिए एक बार स्टार्टिंग से देखिए। saying कि आई बैक बोरिस जॉनसन, ठीक है। अब बोरिस जॉनसन इज आर यू सीइंग कि देखें तो बिल्कुल लग रहा है कि बोरिस जॉनसन ही कह रहे हैं। तो इस तरह कुछ भी वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा सकते हैं। दैट इज़ हाउ डीप फेक्स आर चैलेंज टू डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई? तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, उनको डीप फेक वीडियोज़ को बैन कर देना चाहिए। ज़्यादातर इन तरह की कंपनियों ने डीप फेक को बैन भी कर रखा है कि भाई आप डीप फेक कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते। उसके अलावा कई सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे फेसबुक ने बर्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स को रिक्रूट किया है एक इस तरह का सिस्टम डेवलप करने के लिए जो डीप फेक वीडियोस को डिटेक्ट कर ले और सिस्टम से फेसबुक से अपने आप ही उनको रिप्लेस कर दे। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनके बेसिस पे, उनके लेवल पे उनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बता रहे हैं। लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑल्सो बी शोइंग सम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर हमें कोई भी इस तरह का वीडियो मिलता है जो हमें लगता है कि डीप फेक कंटेंट है, तो हमें उसको आगे लोगों से साथ शेयर नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी कैन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल मीडिया यूजर। The next article is taken from international segment. It is about internationalization of hijab row. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So hijab row की सारी कंट्रोवर्सी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मामले को अब इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को कंडेम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ 1969 में बनाया गया, जिसमें 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर वही देश हैं जहाँ पे इस्लाम उनका या तो नेशनल रिलीजन है, जैसे कि पाकिस्तान, या फिर ऐसे देश जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। दिस इज़ हाउ इट बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू represent the collective voice of Muslim world and safeguard and protect the interest of Muslim world। पाकिस्तान इसका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा वेस्ट एशियन कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उसके अलावा इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इंडिया स्टार्टिंग से ही कोशिश कर रहा है कि उसको भी मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया की मेंबरशिप प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स ही इसी पे बेस्ड है कि भाई इंडिया जो है वो एक एंटी इस्लाम कंट्री है। पाकिस्तान की अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें अगेंस्ट इंडिया, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस आइडिया ओनली, इट हैज़ टू ब्रांड इंडिया एज एन एंटी इस्लाम कंट्री। तो पाकिस्तान कभी भी इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में मेंबरशिप लेने नहीं देगा। जबकि वो बात अलग है कि इंडिया के अंदर भी इतने सारे मुसलमान रहते हैं। दिस इज़ हाउ इंडिया शुड, और इंडिया क्लेम्स कि भाई तुम्हारे से ज़्यादा मुसलमान तो हमारे यहाँ हैं, बट स्टिल पाकिस्तान क्लेम्स कि नो, यू परसिक्यूट मुस्लिम्स एंड दैट इज़ वाई यू कैन नॉट गेट मेंबरशिप। इंडिया रिप्रेजेंट्स
India is an observer state, and since 10% of world's Muslim population live in India, on that basis India claims that we should also get membership to OIC, but it is always objected by Pakistan. 2018 में India tried at least to get an observer state का स्टेटस इन OIC, बट दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय और ऑब्जेक्टेड बाय पाकिस्तान. तो यही प्रॉब्लम है मेन इंडिया की एट OIC, कि इंडिया चाहता है कि हम भी OIC के मेंबर से हमें मिल जाए, ताकि पाकिस्तान जो वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलता है इंडिया को एंटी इस्लाम प्रोजेक्ट करने का, वो पॉलिटिक्स पाकिस्तान ना खेल पाए. बट समहाउ इंडिया हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल सो फार. अब करंट मुद्दे पे आते. करंट मुद्दा ये है कि OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक ट्वीट करके रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को कि इंडिया के अंदर जो हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, उस मामले को ह्यूमन राइट वॉयलेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ह्यूमन राइट वॉयलेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन, और इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के लेवल पे डील किया जाए. तो ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान OIC के अंदर इंडिया को बदनाम करने के लिए हिजाब रो कंट्रोवर्सी को इस्तेमाल कर रहा है. सो दिस इज़ internationalization, or you may say politicization of hijab रो, and this is where the problem begins. हम लोग आपस में थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कन्फ्लिक्ट करते हैं और उसका फिर फ़ायदा बाकी देश उठाते हैं हमें इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्नर करने के लिए. इंडिया का रिस्पॉन्स एज यू एक्सपेक्टेड, इंडिया ने कहा कि OIC कंटिन्यूज टू बी हाईजैक्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान का जिक्र किया कि भाई आप किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करते हैं, हमेशा आपका इंटरेस्ट ऐसा ही होता है कि इंडिया को बदनाम किया जाए. यू आर गाइडेड बाय नेफेरियस प्रोपोगेंडा अगेंस्ट इंडिया, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन OIC, एंड इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू ब्रांड इंडिया एज एन एंटी इस्लाम कंट्री. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about saffron bowl project, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. ये मैंने PIB से लिया है. ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ पाया, आई विल सी. कम से कम PDF में मैं इसको अपलोड कर दूंगा. सारे इमेजेज अभी से नहीं आ रहे हैं, डोंट नो वाई. यहाँ पे मैंने एक सैफरन का इमेज लगाया था. चलिए कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं. नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर एप्लीकेशन, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नेक्टर. इसने क्या किया है, सैफरन बाउल प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में से अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया. तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे बारापानी, चेरापूंजी, मौसमाई, शिलोंग, लैलिंगटॉप, जहाँ पे सैफरॉन की खेती की जाएगी अंडर सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट. तो सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट को ज़रा समझते हैं. इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सैफरन, जिसमें 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये 2011 में लॉन्च किया गया था. इसका मेन पर्पस ये है कि जो सैफरन की खेती अभी तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती थी, उसको इंडिया के बाकी सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे सैफरन की खेती हो सकती है, वहाँ पे एक्सपैंड किया जाए. तो सैफरन के बारे में अगर कुछ बेसिक बातें देखी जाए तो लुक, सैफरन इज बिलीव टू हैव बीन इंड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स इन फर्स्ट सेंचुरी BC. और तब से सैफरन जो है वो जम्मू कश्मीर के हाईलैंड वाले एरियाज़ में ही, जिसको हम लोग करेवा कहते हैं, वहीं उगाया जाता है. इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के सैफरन को GI टैग भी मिल चुका है. लेकिन अब 2011 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया नेशनल मिशन फॉर सैफरन, और उसके अंतर्गत हमने लॉन्च किया सैफरन बाउल प्रोजेक्ट, और जिसके अंतर्गत हम लोग अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अंदर भी सैफरन उगाने की कोशिश कर रहे हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट आली आई लिगैंग फेस्टिवल, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो फेस्टिवल है, इट इज़ एन स्प्रिंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर, स्पेशली विथ द बिगिनिंग ऑफ आहू पैडी कल्टिवेशन. इसको बनाने वाले जो ट्राइब हैं वो है मिसिंग इंडिजिनस ट्राइब ऑफ आसाम, और इसको मनाया जाता है ऑन द फर्स्ट वेंसडे ऑफ असमीज मंथ ऑफ फागुन. तो जो कल बीता हुआ दिन था, दैट वाज द फर्स्ट वेंसडे ऑफ असमीज मंथ ऑफ फागुन, एंड दैट इज़ वाई कल के दिन ये फेस्टिवल आली आई लिगैंग फेस्टिवल मनाया मिसिंग ट्राइब के लोगों ने. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. सुश्रुत संहिता इज एसोसिएटेड विद सर्जरी, एंड इनमें से कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करता है सीड विलेज कॉन्सेप्ट को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.